देखो बेटा, कल हम लोग UNCHE शॉर्ट फॉर्म में इसको अंची बोल देते हैं सहूलियत के लिए, तो अंची के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअली में होता क्या है ये, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में। इसकी थीम क्या थी बेटा? ऑनली वन अर्थ, मतलब पृथ्वी केवल एक। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि इसको और किस नाम से जाना जा सकता है? अंची को क्या कह सकते हैं? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, या चूंकि स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है, तो इसको स्वीडिश इनिशिएटिव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्वीडिश इनिशिएटिव भी बोलते हैं। तो इसके अदर नाम क्या क्या हो जाएंगे? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसको बेटा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलेंगे। और इसी को क्या बोलेंगे? एक नाम और है स्वीडिश इनिशिएटिव, स्वीडिश इनिशिएटिव। ठीक है, हमने बात की थी कि ये पर्यावरण के संबंध में पहला वैश्विक सम्मेलन है। ठीक है, पर्यावरण के संबंध में क्या है? पहला वैश्विक सम्मेलन है। ठीक, जो कि कहाँ हो रहा है? स्टॉकहोम में हो रहा है। कब हो रहा है? 1972 में हो रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 5 जून से लेके 16 जून तक हो रहा है। ठीक है, 5 से लेके 16 जून तक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने कल हेडिंग लाया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का। तो इसमें लिखेंगे हम लोग स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की अगर बात करें, स्टॉकहोम एक जगह का नाम है। ठीक है, स्वीडन में क्या है? जगह, शहर, और इसी के नाम पे पड़ गया स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, या इसको बोल सकते हो स्टॉकहोम घोषणा। क्या बोलेंगे? स्टॉकहोम घोषणा। और इसी को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम क्या हो सकता है? डिक्लेरेशन ऑन, यानी कि कह सकते हो मानव पर्यावरण पर घोषणा, मानव पर्यावरण पर घोषणा। ठीक है, तो हमने कल यहाँ पे बात किया था कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्या है। तो ये है क्या? ये वास्तव में 26 सिद्धांतों का एक सेट है। क्या है? इसमें कितने सिद्धांत हैं? 26 सिद्धांतों का एक सेट। इसमें 26 सिद्धांत शामिल हैं हमारे। 26 सिद्धांतों को शामिल किया गया इसके। ठीक है बेटा, कितने सिद्धांत है इसके? क्या है? 26 प्रिंसिपल्स, मतलब कि जो इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। कितने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे इसके? हमने देखे थे कल 122 देशों के द्वारा एक घोषणा पत्र पर साइन किए गए, जिसे क्या नाम दिया गया? स्टॉकहोम घोषणा पत्र। ठीक है, और ये घोषणा पत्र क्या है? एक 26 सिद्धांतों के बाद सहमति है, यानी कि एक एग्रीमेंट है किनके भी? 26 सिद्धांतों के बाद। ठीक है, तो ये 26 सिद्धांतों को इसके तहत शामिल किया गया। तो इनमें जो खास है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से 4 बात ही खास है, उनकी बात कर लेते हैं। पहले हो गया इतना? चलो, देखो हम ये सिद्धांत की बात करेंगे तो इसमें कुछ खास है उनके बारे में बात करेंगे। इसी को आप लोग नीचे एरो देके लिखो, तो यहाँ पे नंबर लिख करके लिख लेना। क्या होगा इसमें? पहला होता है टू लिमिट
टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब कि जो हमारे विषैले पदार्थ हैं उनकी सीमांकन करना या उनको कम करना। टू लिमिट टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारे विषैले या जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे तत्व हैं जो कि विषैले प्रकृति के हैं, तो उनको क्या करना है, कम करना है। तो इसमें नंबर एक करके लिखो, विषाक्त पदार्थों के मोचन को, विषाक्त पदार्थों के मोचन का मतलब होता है रिलीज, इस तरीके से मोचन, विषाक्त पदार्थों के मोचन को सीमित करना। तो जिसको इंग्लिश में लिखना है वो यहाँ पे इस तरीके से लिखो, टू लिमिट रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टू लिमिट रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब क्या हो गया, विषाक्त पदार्थों के मोचन मतलब उसका रिलीज, तो मोचन को सीमित करना या कम करना। अगला क्या होता है, अगला है एग्रीमेंट, सुन रहे एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या होगा, एक समझौता किस पर, जो पर्यावरणीय परिणाम है उन पर एक समझौता क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको हिंदी में लिख लो, जो पर्यावरणीय परिणाम है उन पर समझौता, यह पर्यावरण के परिणामों पर समझौता, पर्यावरण के परिणामों पर समझौता, पर्यावरण के परिणामों पर समझौता। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, अगला इसमें जो प्रिंसिपल आता है वो क्या कहता है, नेचुरल रिसोर्स, किस वाले को, सेकंड वाले को। देखो एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया, पर्यावरण, तो पर्यावरणीय परिणामों पर समझौता, हिंदी में क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय परिणामों पर समझौता। ठीक है, ऐसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको क्या लिखोगे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अगला लिखो, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन मतलब प्रदूषण की रोकथाम, पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रदूषण की रोकथाम। ठीक है, तो ये चार इसमें खास प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, एक और लिखो, चाहो एक और लिखो, पर्यावरण और विकास के मध्य, पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध, पांचवा लिखो इसमें, पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध, पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन द environment and development। ठीक है, हिंदी में लिखिए सबने, इसको हो गया ना। देखो पर्यावरण और विकास के मध्य क्या होगा, संबंध, पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध। तो ये इसके बारे में खास बातें थी, ये हो गया। ठीक, कितना लिख लिया। अच्छा, इसको जरा देखो एक मिनट, एक नाम सुना होगा यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये किसका परिणाम है, ये इसी अंशी का परिणाम है।
ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम का गठन हो रहा है किसके परिणाम स्वरूप हो रहा है? अंशी के फलस्वरूप हो रहा है। ठीक है, इसमें जो अगला हम देखेंगे वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नॉवेशन देखो, जो ये हमारी कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसी के परिणाम स्वरूप इसका गठन हो रहा है। तो यूएन, तो यहाँ पे लिखो इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूनेप का गठन हुआ। यूनेप का गठन हुआ और ये गठन कब हो रहा है बेटा? 1972 में ही हो रहा है। ठीक है, जो अंशी है यानी कि जो सम्मेलन है, इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किसका गठन हो रहा है? यूनेप। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप होगा यूनेप। तो यहाँ पे जो हमारा अगला कॉन्फ्रेंस आएगा वो है यूनेप। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लिखो इसकी फुल फॉर्म लिखो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ये पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, खास बात है इसका गठन कब हो रहा है? गठन सेम ईयर रहेगी 1972 में। किसके फलस्वरूप हो रहा है? अंशी के फलस्वरूप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है? यहाँ पे लिख देते हैं अगला पॉइंट, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। तो ये केन्या की राजधानी है। केन्या की राजधानी है नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। ठीक है, तो इसका गठन कहाँ हो रहा है? नैरोबी, यानी कि इसका एक तरीके से हेडक्वार्टर कहाँ हो रहा है बेटा? नैरोबी में हो रहा है। करता क्या है ये? ये बात होती है ना, करेगा क्या ये? तो ये बेटा यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पर्यावरण संबंधी एक्टिविटी यानी गतिविधियां हैं उनको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। तो इसी में लिखो अगला पॉइंट बनाया है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना है, सामंजस्य बिठाना है। कोऑर्डिनेट मतलब सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग, इसका संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें खास बातें वो देखते हैं। तो इसका जो संगठनात्मक ढांचा, हेडिंग डाल दो वहीं पे, पॉइंट बना के लिख देते हैं संगठनात्मक ढांचा, और इसमें नंबर 1 करके लिखो। इसके संगठन में जो पहले पॉइंट पे आ रहा है वो कहा है यूनेप गवर्निंग काउंसिल। तो यूनेप गवर्निंग
यूनिट गवर्निंग काउंसिल। ठीक है बेटा, तो पहले नंबर पे इसमें क्या हो गया, यूनिट गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, यानी कि अधिशासी परिषद। यूनिट की क्या हो गया, अधिशासी यानी शासन करने वाली परिषद, यूनिट की शासन करने वाली परिषद यानी, ठीक है बेटा, अधिशासी परिषद। तो यूनिट गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, अगला लिखो यूनियन, UNEA, डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो ये क्या है बेटा, इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी। देखो, निर्णय लेने वाली संस्था इसके तहत कौन हो जाएगी, यूनिट के तहत यूनियन। यूनिट के तहत निर्णय लेने वाली संस्था कौन हो जाएगी, यूनियन। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। लिखो यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखा, ठीक है। देखो बेटा, यूनियन की फुल फॉर्म क्या होती है, UNEA, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसी में एक तीसरा व्यक्ति का नाम होता है, उसका क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कार्यकारी निदेशक। तो अगला जो होगा वो क्या होगा हमारा, कार्यकारी निदेशक। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि इसको लिखते हैं कार्यकारी निदेशक। ठीक है बेटा, तो ये यूनिट के संगठनात्मक ढांचे के बारे में था। अब यूनिट के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, ठीक है, और कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो क्या होता है, यूनिट के द्वारा क्या होता है बेटा, कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं और कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। उनका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट या ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिखो वहीं पे, यूनिट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स, यूनिट के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स अगला पॉइंट लिखोगे, यूनिट के द्वारा यूनिट के द्वारा जारी रिपोर्ट कौन कौन सी होंगी, पहली रिपोर्ट का नाम है इमिशन गैप रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट का नाम क्या लिखोगे बेटा, इमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, पहली रिपोर्ट जो जारी की जाती है यूनिट के द्वारा, उसका नाम क्या हो गया, इमिशन गैप रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट जो यूनिट के द्वारा जारी की जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है बेटा, दूसरी रिपोर्ट जारी की जा रही है, क्या है उसका नाम क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ठीक है, तो ये इसके तहत दूसरी जारी की जाने वाली रिपोर्ट होगी। तीसरी रिपोर्ट जो जारी करेगा उसका नाम है फ्रंटियर्स। ठीक है, तो ये तीन रिपोर्ट यूनिट के द्वारा जारी की जाती हैं, इनके नाम याद रखना है। अब जो यूनिट के तहत प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनका नाम लिखते हैं, यूनिट के तहत चलाए जाने वाले प्रोग्राम, यूनिट के तहत
चलाए जाने वाले प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग करके लिखो बेटा। पहला जो प्रोग्राम है वो है क्लीन अप द वर्ल्ड, मतलब भविष्य की सॉरी जो विश्व है हमारा, ये संसार है, उसकी क्या साफ सफाई। तो क्लीन अप द वर्ल्ड, क्लीन अप द वर्ल्ड, ये इस प्रोग्राम इसके तहत चलाया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है। तो यूनिट के तहत चलाया जाने वाला प्रोग्राम क्या है बेटा? क्लीन अप द वर्ल्ड, मतलब कि जो हमारा संसार है उसकी साफ सफाई। अगला क्या हो जाएगा? बिलियन ट्री कैंपेन, बिलियन ट्री कैंपेन, ठीक है, यानी कि करोड़ों पेड़ों का अभियान, करोड़ों पेड़ लगाना, इस तरीके से बिलियन ट्री कैंपेन, बिलियन ट्री कैंपेन। कैंपेन का मतलब है अभियान, अभियान, बिलियन ट्री कैंपेन, ये इसके द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, बिलियन ट्री कैंपेन। इनके नाम ऐसे ही याद करना, क्योंकि ये ऐसे ही पूछा जाता है, तो इसीलिए इनके नाम ऐसे ही याद करना। एक इसमें अगला लिखो, अगला लिखो, पर्यावरण दिवस को, पर्यावरण दिवस को हाँ ऑर्गेनाइज करना, पर्यावरण दिवस को ऑर्गेनाइज कराना, ऑर्गेनाइज कराना, पर्यावरण दिवस को ऑर्गेनाइज कराना, हाँ आयोजित कराना, पर्यावरण दिवस को आयोजित कराना या ऑर्गेनाइज कराना। तो ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसमें क्या लिखोगे? ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो हमने क्या देखा? रिपोर्ट देखा, यूनिट के तहत चलाए जाने वाले प्रोग्राम देखे। तो रिपोर्ट के नाम याद रखना है। पहली रिपोर्ट क्या है बेटा? एमिशन गैप रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तीसरी रिपोर्ट का क्या नाम है? फ्रंटियर। और यूनिट के तहत जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका नाम क्या है? क्लीन अप द वर्ल्ड। अगला प्रोग्राम क्या है? बिलियन ट्री कैंपेन। और जो अगला प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? पर्यावरण दिवस का आयोजन कराना या ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो अब अगला इसमें पॉइंट बना के लिखूंगा, यूनिट की सफलता है, यूनिट की सफलता है। यूनिट की सफलता है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी पहली सफलता है वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहली सफलता इसकी क्या होती है बेटा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगली सफलता क्या है इसकी? मिनामाता कन्वेंशन। किससे संबंधित है बेटा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और मिनामाता कन्वेंशन। जल्दी बताओ। मिनामाता कन्वेंशन। और अगला क्या है? अगला लिखो, सौर ऋण को, सौर ऋण के विकास को कैसे करें? सौर ऋण यानी सोलर लोन, सौर ऋण के विकास को प्रायोजित करना, सौर ऋण के विकास को प्रायोजित करना। स्पॉन्सर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर लोन प्रोग्राम्स,
स्पॉन्सर डेवलपमेंट ऑफ सोलर लोन प्रोग्राम्स। तो सौर ऋण के विकास को प्रायोजित करना, ठीक है। तो ये इसके यूनिट की सफलता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित होगी और मेरा मतलब कन्वेंशन किससे संबंधित है, जरा फटाफट बताओ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले की बात है, एक दो दिन पहले, एक दो तीन दिन पहले शायद पढ़ा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने से संबंधित। और मीना माता कन्वेंशन किससे संबंधित है? मीना माता बीमारी किसके कारण होती है? मरकरी। मीना माता बीमारी किसके कारण हो रही है? मरकरी। तो ये किससे संबंधित रहेगी? तो मरकरी को सीमित करने या उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो ठीक है बेटा, टू लिमिट रिलीज ऑफ टॉक्सिक मरकरी, तो इस तरीके से। अगला जो हमारा सम्मेलन है या कॉन्फ्रेंस है उसका नाम को हेडिंग डालते हैं CNS। अगला जो हमारा टॉपिक है CNS। CNS क्या होता है? जरा इसको यहाँ पे देखो, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। जो प्रवासी पक्षी हैं या प्रवासी पशु हैं उनके संबंध में क्या हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसको नाम क्या दिया गया? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। किसके संबंध में है? प्रवासी पक्षी या प्रवासी पशु के संबंध में है, ठीक है। और इसके माध्यम से हमें क्या करना है? जो प्रवासी पशु या पक्षी हैं उनका पहली बार संरक्षण करना है और उनका प्रबंधन करना है। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनकी पूरी रेंज तक, जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं प्रवास के दौरान, उसकी पूरी रेंज तक उनका संरक्षण करना और साथ साथ क्या करना? उनका प्रबंधन करना। इसका उद्देश्य इस सम्मेलन का। तो पहले इसका पूरा नाम लिखते हैं, क्या होता है? तो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज, CNS होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? बॉन कॉन्फ्रेंस। बॉन का है जर्मनी, बॉन कॉन्फ्रेंस। या बॉन सम्मेलन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? सम्मेलन। तो बॉन सम्मेलन होता है, बॉन कॉन्फ्रेंस। इसका एक नाम और है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, इसके तीन नाम है। पहला नाम क्या है? CNS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। और इसका पूरा नाम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड स्पेसीज। इसका पूरा नाम, ठीक है। अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बस इतना ही याद रखोगे। CNS सीधे क्या है? कंजर्वेशन या कन्वेंशन, ठीक है, ऑन माइग्रेटरी स्पेसीज। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, इसको किसके तहत लागू किया था? तो इसको यूनिट के तहत लागू किया गया, ठीक है। तो ये किसके तहत लागू किया गया था? यूनिट, ठीक है। तो यूनिट के तहत लागू किया गया और यूनिट के तहत इसको क्या किया गया? कंक्लूड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे लिखो, तो यूनिट के तहत यूनिट के सीधे सीधे ये कि संयुक्त राष्ट्र के तहत। इन जनरल क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र के तहत, ठीक है बेटा। यूनिट के तहत या संयुक्त राष्ट्र के तहत आयोजित। तो यहाँ पे बेटा संयुक्त राष्ट्र कर दो, यूनिट की जगह क्या कर दोगे? संयुक्त राष्ट्र कर दो।
संयुक्त राष्ट्र के तहत आयोजित किया गया और किसके तहत समाप्त होगा? यूनिट के तहत। यूनिट के तहत, यूनिट के संरक्षण में समाप्त है, ऐसे लिखो, यूनिट के संरक्षण में समाप्त। ठीक, तो यूनिट के संरक्षण में क्या होगा? समाप्त। हो गया इतना? ये अडॉप्ट कब की गई, तो इसकी बात करते हैं। अडॉप्ट कब की गई या अप्लाई कब गई? ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अडॉप्टेड ऑन, यानी कि अपनाया जाना, अडॉप्टेड ऑन 1979। प्रभावी कब हुई, यानी इफेक्ट में कब आई? इफेक्टिव ऑन इफेक्टिव ऑन 1983। 1983 में प्रभावी हुई। इफेक्टिव का मतलब क्या है? प्रभाव में आना या प्रभावी होना। अच्छा, यहीं भी एक पॉइंट बना के यहीं पे लिखोगे नोट करके, यहां पे लिखो नोट में, भारत ने इसे यानी CNS को, ठीक है, भारत ने इसे 1983 में, भारत ने इसे 1983 में स्वीकृति प्रदान की या रेटिफाई किया। भारत ने इसे 1983 में स्वीकृति प्रदान की। तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत जो है CNS का क्या है? सदस्य देश है। स्वीकृति प्रदान का मतलब इसका क्या हो रहा है? भारत CNS का क्या है? सदस्य देश है। ठीक है, इसका ये। तो इसके तहत जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हमने बात की था ना, अलग अलग तरह की कॉप आएंगी, विभिन्न सम्मेलन से संबंधित अलग अलग कॉप आएंगी। जैसे CBD की कॉप देखी थी, ठीक है, तो ऐसे क्या है? CNS की कॉप है। तो इसमें लिख लो, इसके तहत निर्णय लेने वाली संस्था, इसके तहत निर्णय लेने वाली संस्था COP है। इसके तहत निर्णय लेने वाली संस्था COP है। इसके तहत निर्णय लेने वाली संस्था COP है। तो CNS COP 1 कहाँ हो रही है? जरा वहीं पे लिख लो, CNS COP 1 ये कहाँ हो रही है? बॉन में हो रही है। CNS COP 1 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू CNS। हमने इसको पढ़ा था ना, CBD जब पढ़ रहे थे उसमें देखा था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, तो CNS मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू CNS। और इसकी पहली मीटिंग कहाँ हो रही है? बॉन में हो रही है। ऐसे ही CNS जो भारत में हो रही है उसका नाम याद रखना, 13 यानी 13 कहाँ हो रही है? गुजरात में हो रही है, जर्मनी, गुजरात में हो रही है। ठीक है, और गुजरात तो पता ही सबको कहाँ है? भारत में। ठीक है, पहली कहाँ हो रही है? और कोई कॉन्फ्रेंस अगर भारत में हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बॉन में हो रही है और COP 13 जो हो रही है इसकी CNS की, वो गुजरात में हो रही है। ठीक है, तो इसे लिख लो वहीं पे। अब इसी में अगला पॉइंट लिखो, यह विश्व की UN आधारित, मतलब संयुक्त राष्ट्र आधारित, UN आधारित एकमात्र सम्मेलन है। यह विश्व का UN आधारित एकमात्र सम्मेलन है जो प्रवासी जीवों के रख रखाव
जो प्रवासी जीवों के रख रखाव और उनके संरक्षण से संबंधित है, और उनके संरक्षण से संबंधित है। ठीक है बेटा, और उनके संरक्षण से संबंधित है। अगला पॉइंट, सीएनएस में दो परिशिष्ट हैं। सीएनएस में दो परिशिष्ट, परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स बोलते हैं ना, जो बुक के लास्ट में होते हैं, अपेंडिक्स देगा ना, तो वो क्या कहलाते हैं, परिशिष्ट कहलाते हैं। सीएनएस में ये सीएनएस के दो परिशिष्ट हैं, सीएनएस के दो परिशिष्ट हैं, जिसमें पहले परिशिष्ट का संबंध, जिसमें पहले परिशिष्ट का संबंध, जिसमें पहले परिशिष्ट का संबंध एंडेंजर्ड स्पीसीज से है। इस तरीके से एंडेंजर्ड स्पीसीज से है, मतलब विलुप्ति के कगार पर जो होती है ना, एंडेंजर्ड, खतरा जिनको होता है काफी, ऐसी प्रजातियां जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, संकटग्रस्त प्रजातियां इनको बोलेंगे, संकटग्रस्त और एक तरीके से विलुप्ति के कगार पर होना, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो परिशिष्ट वन का संबंध किससे बेटा, एंडेंजर्ड स्पीसीज से। तो ये हमारा सीएनएस के बारे में था। अगला जो सम्मेलन है या अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जैन, GEN। ये क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसकी फुल फॉर्म क्या बेटा, तो ये है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, हिंदी में लिखो वैश्विक पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा। बेटा एक मिनट, ये है क्या वास्तव में, ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या है भाई, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किन्हें, जो विकासशील देश है, और किसके संबंध में, जो जैव विविधता है उसको बचाने के संबंध में, ठीक है, ओजोन परत के बचाने के संबंध में, ठीक है। तो इस संबंध में क्या करेगा, ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा किसे, विकासशील देशों को, ठीक है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे, पहला पॉइंट, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जिसकी स्थापना हाँ, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। तो जहां पे वित्तीय संगठन है ना, इसको अंडरलाइन करना, बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जिसकी स्थापना 1992 में वॉशिंगटन में हुई, वॉशिंगटन में हुई थी, ठीक है बेटा, जिसकी स्थापना 1992 में वॉशिंगटन में हुई। तो क्या होता है बेटा, ये मैंने बोला इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मल्टीलेटरल लिखना नहीं, आप लोग लिख चुके हो हिंदी में, जिसको इंग्लिश में लिखना है केवल वही लिखना, इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग मल्टीलेटरल
फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वही जो हमने भी पहली लाइन में लिखाया है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन, क्या है बेटा? स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय वित्तीय संगठन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है वित्तीय संगठन। तो क्या करेगा? वित्तीय सहायता देगा। किन्हें देगा? जो विकासशील देश। तो अगला पॉइंट बना के लिखो, यह विकासशील देशों को, यह विकासशील देशों को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत इत्यादि से संबंधित, प्रोजेक्ट्स के लिए, इत्यादि से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्या लिखा पूरा बोलो? संबंधित वित्तीय सहायता प्रोजेक्ट्स के लिए, एक चीज है ना, प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इत्यादि से संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। हो गया इतना। अब ये किस किस सम्मेलन के लिए एक तरीके से वित्तीय कार्यकारी संस्था काम कर रहा है, जरा उसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, अगला पॉइंट बना के लिखो, यह विभिन्न संस्थाओं के लिए, यह विभिन्न संस्थाओं के लिए वित्तीय युक्ति, युक्ति मतलब मैकेनिज्म, यह विभिन्न संस्थाओं के लिए वित्तीय युक्ति का कार्य करता है। जैसे नंबर 1 पीओपी, पुट्टी नहीं है, पीओपी वाला, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पीओपी, इसको क्या लिख देंगे? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स। पहले लिखो फिर से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन persistent organic pollutants, pollutants। तो पीओपी का मतलब क्या हो रहा है? P for persistent, O for organic और P for pollutants। तो ये पीओपी है, ठीक है। तो पीओपी का मतलब क्या हो गया बेटा? persistent organic pollutants। और इसके संबंध में जो सम्मेलन हो रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये जो अंची वाली स्टॉकहोम है वो नहीं है, ठीक है। ये अंची वाली स्टॉकहोम नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर है, ठीक। जरा यहाँ पे सतत कार्बनिक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन, हिंदी में क्या हो गया? सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन। लिख लो जरा बेटे, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन, सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन। अगर स्टॉकहोम सम्मेलन का जिक्र आएगा तो क्या करोगे? ये दो जगह स्टॉकहोम का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो पहले हमने कॉन्फ्रेंस पढ़ा है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो अलग है। और ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाली, ये भी कहाँ हो रही है? स्टॉकहोम में हो रही है, और ये अलग है। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये कब हो रही थी? देखो, ये अडॉप्ट हुई है
एडॉप्टेड ऑन मतलब अपनाया जाना, 2001 में अपनाई 2001 में इसको एडॉप्ट कब किया गया, 2001 में, और लागू कब हो रही है, इफेक्टिव ऑन इफेक्टिव ऑन 2004 में। ये डेट्स याद रखने हैं, ठीक है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो भी एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स हैं, सम्मेलन हैं, उनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। तो पीओपी के बारे में बता दिया क्या है, ये पीओपी पुट्टी वाला नहीं है, ये क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूट्स हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं। हो गया इतना, चलो नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 है मिनामाता कन्वेंशन। इसी में मिनामाता कन्वेंशन किससे संबंधित है, टू लिमिट टॉक्सिक मर्करी। क्या बेटा, ये पहले ये लिखो, यूनाइटेड नेशंस के मरकरी, ठीक है। ये मरकरी को या मरकरी के इस्तेमाल को सीमित करने से संबंधित है, ऐसा समझो। जो विषाक्त मरकरी, हाँ सारे के सारे अलग हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये किसको वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ये देख रहे हैं। ये कन्वेंशन बेटा अलग है, लेकिन जेफ किनको सहायता प्रदान करता है, उनकी बात कर रहे हैं। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, जेफ के माध्यम से क्या हो रहा है, जेफ एक वित्तीय युक्ति का काम कर रहा है निम्नलिखित संस्थाओं के लिए। तो उनके नाम है संस्थाओं या सम्मेलन के लिए। तो पहला सम्मेलन क्या था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो उसको क्या करेगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ऐसे अगला क्या है, मिनीमाता कन्वेंशन, इसके लिए क्या करेगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो मिनीमाता कन्वेंशन किससे संबंधित है, टू लिमिट टॉक्सिक मर्करी, और ये अपनाई कब गई थी, एडॉप्टेड ऑन, इसकी डेट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एडॉप्टेड ऑन 2013, और इफेक्टिव कब गई है ये, इफेक्टिव ऑन 2017, ठीक है। तो ये डेट्स याद रखें। हाँ मेरा बताया अगला सम्मेलन या अगली संस्था जिसे ऋण प्रदान करेगा उसका नाम देखो क्या है, UNFCCC, UNFCCC। इसके लिए भी क्या करेगा, वित्तीय मैकेनिज्म का कार्य करेगा जेफ, ठीक है। तो जेफ इसके लिए भी क्या करेगा, वित्तीय मैकेनिज्म का काम करेगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सीधे सीधे फुल फॉर्म लिखो इसकी, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसके तहत हमें क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ना है, क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ना है, इसको हम लोग कल देखेंगे डिटेल। लेकिन अभी सिर्फ इतना लिख लो कि जेफ के माध्यम से इसे वित्तीय सहायता या इसके लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला किसको ऋण प्रदान करेगा ये, तो सीबीडी। सीबीडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है बेटा बताओ, सीबीडी क्या है,
ये देखो, ये सम्मेलन है जो कि जिनके लिए क्या कहता है जेफ, जो हमने पढ़ा ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये वित्तीय माध्यम यानी वित्तीय सहायता एक तरीके से मुहैया कराता है। जेफ क्या करेगा, इनके लिए क्या करेगा, वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये बात, इसीलिए हम इनके नाम लिख रहे हैं यहाँ। तो सीबीडी क्या हो गया, सीबीडी की फुल फॉर्म बताओ जरा, इन दोनों को हमने पढ़ा है, इन दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। सीबीडी की फुल फॉर्म बता दो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और अनसिड बात करें तो हम एक अनसिड कहाँ हो रहा है, रियो में हो रहा है, 1992 में हो रहा था, ठीक है। तो 1992 में हो रहा है, जो कि पहली जो है जैव विविधता पर पहला सम्मेलन है, ठीक। और सीसीडी क्या है, अनसीसीडी इसका पूरा नाम होता है बेटा, अनसीसीडी, लेकिन शॉर्ट टर्म में लिख दिया है सीसीडी, तो इसको चाहो तो पूरा नाम लिखो यहाँ पे, इसका पूरा नाम क्या बेटा, अनसीसीडी, और ऐसे ही इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अनसीबीडी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सम्मेलन है ना, तो अनसीबीडी लगा। अनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया सम्मेलन, ठीक है। तो क्या कहला रहा है, अनसीसीडी कहला रहा है। और ये दोनों ही हमने पढ़ा है, सीबीडी हम लोग पढ़ चुके हैं और अनसीसीडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रखना, ठीक। तो हमने जो 5 यहाँ पे सम्मेलन देखे हैं, तो इन 5 सम्मेलन के लिए जो वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा, उस संस्था का नाम क्या हो रहा है, जेफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो जेफ के बारे में एक पॉइंट और लिख लो, इसके बारे में पॉइंट बना के लिखो, जेफ 18 एजेंसियों के साथ, जेफ 18 एजेंसियों के साथ कार्य करता है, जेफ 18 एजेंसियों के साथ कार्य करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जेफ 18 एजेंसियों के साथ कार्य करता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, तो उसमें नंबर करके लिखो, यूएनडीपी, नंबर 2 यूनेप के साथ काम करेगा, नंबर 3 वर्ल्ड बैंक, नंबर 4 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और IUCN के साथ। ये कुछ मुख्य हैं जिनके साथ मिलकर क्या कर रहा है, जेफ काम करेगा। कुल 18 है जिनके साथ मिलकर काम करेगा। उन 18 में जो मेन है उनके नाम क्या है, यूएनडीपी है, यूनेफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, और IUCN, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक तो पता ही हो गया, फाइट, इसको WWF से बोला जाता है। ये फाइट लड़ने वाली नहीं है, जो फाइट आती है ना वो वाली नहीं है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है यहाँ पे। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन टू कंजर्व नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन टू कंजर्व नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की फुल फॉर्म क्या है, IUCN। तो इनके साथ क्या करेगा, ये मिलके काम करेगा। तो इनके नाम याद रखने हैं। कुल एजेंसी कितनी जिनके साथ काम कर रहे हैं, 18 है, लेकिन उसमें से जो कुछ खास है उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। अगला जो सम्मेलन है उसका नाम लिखो, IPCC। अगला हेडिंग नाम होता है, जेफ के बाद जो अगला हेडिंग है उसका नाम है, जेफ के बाद जो अगला नाम आ रहा है, अगला सम्मेलन आ रहा है, उसका नाम है IPCC। IPCC क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिखो पहले, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज।
ये इसकी फुल फॉर्मेट है, आईपीसीसी की फुल फॉर्म है, ठीक है। जो अब तक पढ़ा है वो आसान था, मुझे ऐसा लगता है जो अब तक पढ़ा था वो आसान था। ये थोड़ा सा उसके मुकाबले थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि शायद पहली बार सुन रहे होंगे कुछ नाम यहाँ पे, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, हिंदी में क्या लिख लोगे? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी मंच या पैनल। जलवायु परिवर्तन पर फाइनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, और पैनल को हिंदी में लिखो मंच बोलते हैं। मंच खाने वाली नहीं, मंच बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसकी स्थापना कब हो रही है? सीधे सीधे लिखो, स्थापना कब हो रही है इसकी? 1988 में हो रही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1988। किसके सहयोग से हो रही है जरा देखो। स्थापना यूनेप प्लस WMO के सहयोग से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके सहयोग से हो रही है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसके सहयोग से हो रही है? यूनेप प्लस WMO के सहयोग से। WMO भी यहाँ पे निकल गया है, ये क्या है? ये है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन बोलते हैं। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म में बेटा क्या होगी? वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लिखो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये क्या है बेटा? इसके बारे में लिखो, इसमें पॉइंट बना के लिखो। आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक शोध, आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक शोध यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, आईपीसीसी स्वयं वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करती है। बल्कि यह वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करती है, ठीक है। इसके उद्देश्य लिखो, उद्देश्य में नंबर 1, उद्देश्य में लिखो सीधे नंबर 1 नहीं ऐसे लिखो पॉइंट पे, उद्देश्य में लिखो बेटा नंबर 1 करके पॉइंट बना के जैसे मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन, मानव प्रेरित यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन कॉमा, दोबारा लिखो मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इनसे संबंधित संभावित
और इनसे संबंधित संभावित विकल्पों और इनसे संबंधित संभावित विकल्पों और इनके समन के संबंध में और इनके शमन मतलब इनको कम करना। शमन का मतलब है कम करना। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी से इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ, ठीक है? फिर से बोलो, जो आपने लिखा है उसे फिर से बोलो। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इनके समन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी और इनके समन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करना। वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कुल मिला के जो बातें निकल के आ रही है वो क्या है? मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन। इसका कीवर्ड क्या निकल के आ रहा है? मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चीजें हुई उनका क्या करेगा? ये आकलन करेगा, असेस करेगा। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित उनके प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसका आकलन करेगा ये, ठीक। खुद किसी शोध में शामिल नहीं होगा, पहली बात क्या निकल के आ रही है? ये खुद किसी वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं होगा। तो दूसरी चीज क्या करेगा? मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से संबंधित जो वैज्ञानिक जानकारी होगी इसका आकलन करेगा, लेकिन खुद क्या होगा? किसी वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं होगा। ये यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो अगला जो हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगला हेडिंग वाला, अगला सम्मेलन जो निकल गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन के बचाव से संबंधित है, ठीक है। क्या लिख दोगे? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर by phasing out ODS। ठीक है बेटा, इससे संबंधित है, ओजोन लेयर को संरक्षण करने से संबंधित है और साथ ही साथ क्या है इसमें? फेजिंग आउट ऑफ ओडीज, मतलब कि जो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको धीरे धीरे कम करने से संबंधित है। तो वहां पे लिखो ये ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने, यह ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने और ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कारकों को धीरे धीरे इस्तेमाल करने से, बंद करने से संबंधित है। तो धीरे धीरे इस्तेमाल करके बंद करने से संबंधित है, ठीक है। और जिसको लिखना है वो एक लाइन में यहाँ पे लिख सकता है। टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओडीएस का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब क्या होगा? ये लागू कब हो रही है और अप्लाई कब जा रही है, दो बातें निकल के आ रही है। तो ये बेटा एडॉप्ट कब हो रही है? तो यहाँ पे लिखो एडॉप्टेड ऑन,
यानी कि कब अपनाई गई, तो 16 सितंबर को अपनाई गई है। 16 सितंबर, और कब, साल कौन सा था, 1987। और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। क्या करता है इस प्रोटोकॉल के जो अपनाए जाने की डेट है ना, इसी डेट से क्या मनाया जाता है, इसी को या इसी की स्मृति में क्या मनाया जाता है, ओजोन डे 16 सितंबर को। ठीक, तो ये डेट याद रखो। इफेक्टिव हो रही है कब से, इफेक्टिव ऑन 1 जनवरी 1989। प्रभावी कब से हो रही है, 1989 से प्रभावी हो रही है। ठीक है, तो इसकी तारीखें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अप्लाई कर गई 16 सितंबर 1987 को। लागू कब से हो रही, लागू होना मतलब प्रभाव में आना। प्रभाव में कब से आ रही है, 1 जनवरी से। और साल क्या है वहाँ पे, ईयर क्या है, 1989। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है। बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन होता क्या है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं पे बात कर लेते हैं ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। देखो छोटा सा पॉइंट बना के वहाँ पे लिखो, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, जरा बताओ मुझे, कोई भी लिख लो। ओजोन डिप्लीशन है क्या वास्तव में, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन डिप्लीशन क्या है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत का पतला होना, यानी कि उसकी सांद्रता जगह जगह पर कम होना, क्या कहलाएगा, ओजोन डिप्लीशन। तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर क्या कहलाएगा, ओजोन डिप्लीशन। तो इस पर एक लाइन में लिखो, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है बेटा, किसके कारण होगी, किसके कारण होगा, बाय या थ्रू ओडीएस। ओडीएस क्या है, फुल फॉर्म पता है, नहीं पता है अभी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ। ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ। ठीक है बेटा, थ्रू ओडीएस। ओडीएस का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, हिंदी में क्या लिखोगे, ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ। तो ओडीएस कौन कौन सी है, जरा यहाँ पे नोट करके लिखो, ओडीएस। और इसमें पहला नाम लिखते जाओ जरा इस तरीके से, सीएफसी। पहला नाम क्या होगा, सीएफसी। सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, बताओ, लिख लो वहीं पे, ब्रैकेट में लिखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है HCFC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाँ लिख लो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला लिखो यहाँ पे CCl4, इसकी फुल फॉर्म लिखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है? इनके नाम तो क्या हंसी आ रही है? टेट्रा, टेट्रा मींस 4। क्लोरीन के कितने अणु हैं यहाँ पे, कितने परमाणु हैं यहाँ पे, 4 है ना। 4 परमाणु किससे जुड़े हैं, कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए क्या कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला नाम लिखो,
मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अगला नाम लिखो पांचवा, HBFC। मिथाइल क्लोरोफॉर्म के बाद अगला नाम है HBFC, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। बात समझा रहे हैं? तो ये क्या है हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अगला पॉइंट बना के लिखो, ODS ओजोन अपक्षय कारक का कार्य तो करते ही हैं। ODS ओजोन अपक्षय कारक का कार्य करते ही हैं, साथ ही साथ ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, साथ ही साथ ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, साथ ही साथ ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें क्या होंगी, जरा इसको बताओ कोई भी एक लोग। ग्रीन हाउस गैस क्या होगी? ग्रीन हाउस गैस कैसे बोलोगे? छोटा सा पॉइंट वाला GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस लिखोगे, पॉइंट बना के लिखो GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस। फुल फॉर्म अपने आप लिखो, ग्रीन हाउस गैसेस फुल फॉर्म लिखो पहले से। ग्रीन हाउस गैसेस फुल फॉर्म हो गया बेटा। इसके बारे में लिखो क्या होती है। ऐसी गैसें जो अवरक्त विकिरण ब्रैकेट में लिखना IR रेडिएशन, अवरक्त विकिरण ब्रैकेट में लिखो IR रेडिएशन मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, हाँ फिर से बोलेगा, ऐसी गैसें जो अवरक्त विकिरणों ब्रैकेट में IR रेडिएशंस ब्रैकेट बंद को अवशोषित करने के साथ साथ इनका उत्सर्जन ही करें, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। जरा यहाँ ध्यान दो बेटा, अगर कोई गैस ऐसी है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, साथ ही साथ उसे इमिट भी कर रही है, मतलब दोबारा उत्सर्जित भी कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? ग्रीन हाउस गैस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ा था ना, हरित गृह प्रभाव, तो उसमें भी तो यही सारी इस्तेमाल हुई थी। GHG ब्लैंकेट क्या हुआ था? पृथ्वी की सतह से आने वाली जो लॉन्ग वेव्स, इंफ्रारेड किरणें थी ना, लॉन्ग वेव्स, उनको क्या करता है? अवशोषित करता है। जब GHG ब्लैंकेट यानी जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस उसको अवशोषित करके क्या हो जाती है, वो GHG ब्लैंकेट काफ़ी गर्म हो जाता है। ठीक है, उसको दोबारा क्या करेगी? पृथ्वी की तरफ भेज देगी, मतलब उसको री इमिट यानी कि उसको उत्सर्जित करेगी कहाँ? पृथ्वी की तरफ, और इसी को क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, यही तो देखा था हमने। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेंगी और साथ साथ उन्हें क्या करेंगे? दोबारा उत्सर्जित भी करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगी? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाएंगे।
इसको यहाँ पे याद रखना है, एब्जॉर्प्शन प्लस इमिशन दोनों साथ साथ में होंगे यहाँ पे, यानी कि उसका अवशोषण भी करेंगे और उसे उत्सर्जित भी करेंगे। सोच के बोलो, गर्मी को रोकती है मतलब ये इस तरीके से कहना गलत है। ग्लोबल वार्मिंग एक जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम, ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का परिणाम होता है। और ये गैसेस, इसमें इतना ही याद रखना है कि ये क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन का अवशोषण करती हैं और अवशोषण करने के उपरांत इनका उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के कुछ नाम भी जान लो। तो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम जरूरी है क्योंकि प्रोटोकॉल में लोग पढ़ते हैं ना, तो ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप तुम बताओ मुझे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होंगी, जरा फटाफट बता देना। मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट बेटा, चलो बताते जाओ, मैं लिखता जाऊँ। मैं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है बताते जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, चलो CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस सोच के बताओ क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कराता है वो। तो नाम बताओ जरा सबके कौन कौन सी। अब हो जाएगी क्या, कंफर्म करके बताओ ना बेटा। नाइट्रोजन, चलो, क्या पानी की भाप ग्रीन हाउस गैस का काम करेगी? कर सकती नहीं, कंप्लीट जवाब चाहिए। अगर वाटर वेपर को मैं यहां लिख दूं, वाटर वेपर, ये क्या है बेटा, पानी तो है, पानी है जो कि वाष्पीकृत अवस्था में, पानी है जो कि किसकी अवस्था में, वाष्प की अवस्था में, क्या करेगा, ये भी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा, तो वाटर वेपर करता है। ठीक है, वाटर वेपर। अब क्या होगा, ओजोन का नाम लिखो, ओजोन भी होती है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अब जरा यहां देख के बताओ, मैं एक चीज लिख रहा हूं, बताना देखिए जरा, NO2 और N2O, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी नहीं है, फटाफट बताओ। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फटाफट बताओ। N2 क्या है बताओ, पूरा जवाब। N2O, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? अरे है या नहीं है, हाँ या ना में तो जवाब दो। है, चलो मैंने लिख दिया। और ये वाली क्या, NO और NO2 मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका नाम क्या होगा? NO होती है नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? चलो इसमें एक और लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस भी लिख दिया। चलो अब बताओ, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस, चलो एक तो आ गई, ये तो मैंने लिख दिया कि ये ग्रीन हाउस गैस हो गई, चलो इसको मैंने मान लिया कि ये ग्रीन हाउस गैस है, माना नहीं बल्कि होती ही है। बाकी तीन के बारे में क्या है, क्या ये ग्रीन हाउस गैसें हैं? अरे हाँ या ना में तो जवाब दो। नहीं है। पहली बात तो नाइट्रोजन जो है GHG नहीं है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बचे कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या ये ग्रीन हाउस गैसें हैं? NO है। और कितने लोग फेवर में कि NO है? अच्छा, NO2 कितने लोग फेवर में कि NO2 एक GHG है? देखो बेटा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस नहीं है, केवल यही GHG है हमारा, ठीक है। ये तीनों ही नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ये तीनों GHG नहीं, इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस है केवल वो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन में कंफ्यूजन में क्या आता है, ये सारे उठा के देगा, अगर नहीं पता है तो इनमें से कोई भी लगा के चले जाओगे जो कि गलत हो जाएगा, और सही क्या होगा हमारा N2O होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने नाइट्रस ऑक्साइड लिख लिया। अब बताओ इसके अलावा क्या होगा। ये तो पहली कैटेगरी लिख दी हमने, ये ग्रीन हाउस गैसेस की ए कैटेगरी बना रहे हैं, यहाँ पे ए करके लिखो और ए में 5 नाम लिख रहे हैं। ए कैटेगरी बना दो और ए में 5 नाम लिख दो। ठीक, और बी कैटेगरी देखते हैं क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की बी कैटेगरी क्या है। इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे कम कर दो, तो बी कैटेगरी बना दो और उसमें लिख दो फ्लोरिनेटेड गैसेस या एफ गैसेस, एफ गैसेस, और इसी को पूरा नाम लिख दो फ्लोरिनेटेड गैसेस। और इसी को फ्रेयॉन्स भी बोला जाता है। 3 नाम है, 3 नाम है इसके। क्या नाम है, एफ गैसेस बोलते हैं इन्हीं को, इन्हीं को फ्लोरिनेटेड गैसेस भी बोला जाएगा, और इन्हीं को क्या बोलेंगे, फ्रेयॉन्स भी बोलेंगे। पहली बार इनका इस्तेमाल बताओ कहाँ हो रहा है, फ्रेयॉन्स का। फ्रेयॉन्स का इस्तेमाल कहाँ होता है जल्दी बताओ। एयर कंडीशनर में होता है, फ्रिज में होगा, और एरोसॉल्स बनाने में होगा, और फोम में होगा, फोम बनाने में, फोमिंग इंडस्ट्री होती है ना, फोम बनाने में, उसमें होता है। तो पहले तो इनका इस्तेमाल लिखो बेटा फटाफट। फ्रेयॉन्स इस्तेमाल कहाँ होता है, एसी में, फ्रिज में, यानी रेफ्रिजरेटर, पूरा नाम क्या है, रेफ्रिजरेटर को होता है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर नाम को पूरा नाम, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में होता है, एरोसॉल्स में होता है, फोम में होता है, फोम एप्लीकेशंस, फोम एप्लीकेशंस, एस नीचे लगाएगा, फोम एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं अक्सर। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो फ्रेयॉन्स इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अब इनमें नंबर 1 लिखो जरा, एफ गैसेस है क्या क्या। अब इसमें नंबर 1 लिखो 1 बाई 1 करके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और इसकी ए कैटेगरी बता देना, और इसको इधर देना। ठीक है, सबसे पहला CFC लिखो, HCFC लिखो, HBFC लिखो, SF6 लिखो, और HCFC, HBFC, SF6। एक पर फ्लोरोकार्बन का कुछ और एक नाम, PFC नाम है, PFC, पर फ्लोरोकार्बन, इसी को पर फ्लोरोकार्बन कहते हैं। पहले लिख लो, लिखाता हूँ, फिर थोड़ी सी सामने जगह छोड़ देना, फिर लिखाता हूँ। ये वाला हो गया इतना। देखो इसका तो नाम पता ही क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्रोमोफ्लोरोकार्बन। इसका देखो सल्फर हेक्साफ्लोरिन। फ्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 6, तो सल्फर हेक्साफ्लोरिन, सल्फर हेक्साफ्लोरिन। लिख दो या लिख लोगे, जल्दी बताओ। लिखना तो नहीं पड़ेगा बोर्ड पे, क्यों? सल्फर हेक्साफ्लोरिन, एफ है बेटा, एफ, क्लोरीन नहीं आएगा ना, एफ है तो फ्लोरीन आएगा ना। सल्फर हेक्साफ्लोरिन, पर फ्लोरोक्लोरीन,
एफसी का मतलब होता है फ्लोरोक्लोरीन, तो पी मतलब पर फ्लोरोक्लोरीन, ठीक, पीएफसी। एक मिनट, क्लोरीन कार्बन है, पर फ्लोरोकार्बन है, पर फ्लोरोकार्बन, वहां पे क्लोरीन नहीं आएगा। पर फ्लोरोकार्बन, ये कार्बन है बेटा लास्ट, पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये सारी क्या है, मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस, लिख लो बेटा, सारी की सारी क्या है, मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस है, सारी की सारी क्या है, मानव जनित ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, नेचुरल जीएचजी क्या होगी, जरा फटाफट मुझे बताओ, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होंगी? अगर एग्जाम में यही पूछा जाए कि नेचुरल जीएचजी कौन है, प्रकृति में स्वतः बनने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ये वाली है, जो ए वाली है। और उनमें कौन कौन सी है, जैसे हमने CO2 की बात की, ठीक है, मीथेन अपने आप बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड अपने आप बनती है थ्रू बैक्टीरियल एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर भी अपने आप बनती है, पता ही होगा, जब सूर्य की किरणों से पानी इवेपोरेट होता है तो स्वतः हो रहा है, तो वाटर वेपर हो गई। और एक नाम और लिखा था, पढ़ के बताओ क्या है, O3, ओजोन, O3। ये सारी नेचुरल जीएचजी है बेटा, ये क्या है, नेचुरल, ये भी याद रखना है। थैंक्स याद दिलाने के लिए, टाइम हो गया, ठीक है। नेचुरल जीएचजी, ठीक है, याद रहेगा ना। प्राकृतिक जीएचजी कौन दी है और मानव जनित जीएचजी कौन है। इनमें से भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, इनके नाम पता होना चाहिए, और मानव जनित ग्रीन हाउस गैस क्या है, ठीक है। तो इसकी बी कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे थे, तो बी कैटेगरी के बाद अगला डाल दो सी कैटेगरी, जो कि कल पढ़ेंगे, ठीक है। खुश आज नाइट, इसको पॉज करो। सी कैटेगरी हम किसकी कल देखेंगे, इसको पॉज करो। सर अभी 1 मिनट है। अरे